हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और इसमें आज हम समझेंगे घन और उसके प्रतिरूप को। तो देखिए, आपको याद है ना कि पिछली बार हमने घन के बारे में बात की थी और आयतन के बारे में कुछ बातचीत की थी और हमने कई संख्याओं के कम से कम 20 तक की संख्याओं के घन देखे थे और उनके जानने की कोशिश की थी कि जैसे 1 का घन यानी 1 की घात 3 हमने ऐसे ही किया था ना, घातांक भी किया था और घन रूप भी किया था। तो 1 की घात 3 का मतलब क्या था 1, फिर हमने 2 की घात 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 को 3 बार गुना करना था, तो उत्तर हमारा आया था 8। इस तरह से हमने 20 तक की संख्याओं के घन ज्ञात किए थे। आज हम उसी के ही प्रतिरूपों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक कुछ बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कंटेनमेंट जोन नो एंट्री। क्या आप जानते हैं कि ये कंटेनमेंट जोन क्या होता है और इस पे नो एंट्री क्यों लिखा हुआ है? जी हाँ, क्योंकि हम सबको ये अब थोड़ा सा पता चल चुका है कि सरकार उस क्षेत्र को जहाँ पर कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है उसको कंटेनमेंट जोन बना देती है, यानी ना तो वहाँ से कोई बाहर निकल सकता, ना ही उस जोन के उस क्षेत्र के अंदर जा सकता। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही, यदि किसी क्षेत्र में 200 से ज़्यादा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो सरकार उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देती है। तो चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। तो देखा आपने कि दो जो सहेलियां हैं वो आपस में क्या बात कर रही थी कि कैसे एक क्षेत्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन बन गया, क्योंकि वहाँ पर पहले तो एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, फिर धीरे धीरे एक विशेष पैटर्न के अनुसार संख्या बढ़ने लगी और वहाँ पर 200 से ऊपर संख्या होते ही उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। आखिर ये पैटर्न किस तरीके का था, चलिए जानते हैं। यह पैटर्न कुछ इस तरीके का था कि पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन जितना अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, तीसरे दिन जितना अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए, चौथे दिन में जितना अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए और इस तरह से यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। अब आप समझिए विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्या होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 9, फिर 5, 7, 9, 11, 13 और इस तरीके से आगे ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। तो जैसे इसका हम पैटर्न को हम नीचे बनी तालिका से आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने कॉलम में लिखा है दिनों की संख्या, फिर वो विशेष पैटर्न है। जैसे पहले दिन में पहली विषम संख्या यानी एक ही व्यक्ति संक्रमित हुआ, तो इसका गणितीय रूप हो गया 1, कुल योग 1 और इसको पूर्ण घन के रूप में देखें तो 1 की घात 3, क्योंकि 1 को जितनी बार भी गुणा कर लो उत्तर 1 ही आता है। फिर दूसरे दिन में अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 1 के बाद अगली 2 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 3 और 5, और 3 और 5 को जमा करने पर क्या उत्तर मिला, 8। और अगर आप इसको ध्यान से देखें और हमने जो पिछली बार किया था, आपको याद है ना, पिछली बार हमने 20 तक की संख्याओं के घन ज्ञात किए थे, तो 8 को हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं ना, यानी 2 गुना 2 गुना 2 8 ही होता है। फिर तीसरे दिन में अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो 3 और 5 के बाद अगली 3 विषम संख्याएं कौन सी हैं, 7, 9 और 11। इन तीनों को जमा किया तो उत्तर आया 27 और 27 को हम 3 की घात 3 के घन के रूप में भी देख सकते हैं।
तो 3 का घन जो है 3 की घात 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3 मतलब 27 ही होता है। 3 गुना 3 9 और 9 तिया 27। फिर अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग चौथे दिन में। तो अगली 4 क्रमागत संख्याएं विषम संख्या कौन सी है? 13, 15, 17 और 19। इनका योग बैठा 64 और ये 4 की घात 3 भी हम इसको लिख सकते हैं, याद कीजिएगा। फिर इसके बाद 5वें दिन अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अगली 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 19 के बाद 21, 23, 25, 27 और 29। और इनको जब हमने जमा किया तो उत्तर आया 125 और ये क्या बन गया? 5 की घात 3 यानी 5 का घन। तो देखा आपने पैटर्न क्या बन रहा है। पहले दिन 1 की घात 3 यानी इतने संख्या आई, दूसरे फिर 2 की घात 3, तीसरे दिन 3 की घात 3, चौथे दिन 4 की घात 3, पाँचवें दिन 5 की घात 3, तो 125 तक हो गया। अभी जो है अब देखिए आगे, अगर हम इसके आगे भी करके देखें 6 की घात 3, 6 की घात 3 का मतलब होता है 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ऊपर हमें एक प्रश्न दे रखा है, वो प्रश्न एक बार देख लेते हैं। कितने दिनों में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा? तो देखिए जो पैटर्न नीचे हमने अभी समझा कि पहले दिन 1, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 27, तो कितने दिनों में 200 तक मरीजों की संख्या पहुंच जाएगी? तो इसका उत्तर है छठे दिन तक, क्योंकि अभी अभी हमने समझा था कि छठे दिन क्या होगा कि अगली 6 विषम संख्याओं का क्रमागत विषम संख्याओं का योग होगा और उसका योग आएगा 216। कितना आएगा? 216 यानी कि 6 की घात 3। तो इसका मतलब छठे दिन वो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो अब इसी पर आधारित हमें निम्न प्रश्नों का उत्तर भी देना है। देखिए कंटेनमेंट जोन बनने के बाद पहला प्रश्न है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखिए कंटेनमेंट जोन बनने के बाद तो क्या होता है, संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी और इसके बाद इसमें धीमी गति से वृद्धि होगी, क्योंकि जब कंटेनमेंट जोन बच जाएगा ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर आएगा, तो क्या होगा, संख्या जितनी है लगभग उतनी रहेगी। फिर यह धीमी गति से वृद्धि होगी और एक समय के बाद यह घटना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो देखिए 200 लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम इससे कम करते हैं तो कंटेनमेंट जोन बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी होंगी। फिर तीसरा प्रश्न है कि यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 हो तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो देखिए हमने बताया कि 200 लोगों पर वो होता है, तो अगर 3025 लोग हैं तो पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित होने में कितने दिन लग जाएंगे? तो आप याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने पिछली वर्कशीट में 20 तक के घन के बारे में बात की थी। 20 की घात 3 करा था, 19 की घात 3 किया था, इस तरीके से हमने किया था। तो आप उसमें याद कीजिए कि 14 की घात 3 यानी 14 का घन होता है 14 गुना 14 गुना 14, वो होता है 2744। और 15 का घन क्या होगा? 15 गुना 15 गुना 15 3375, यानी हमारे पास संख्या है 3025। तो देखिए 15वें दिन उपरोक्त पैटर्न के अनुसार वो पूरा का पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा, कोरोना संक्रमित हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए कि तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता, वो किसी भी पैटर्न से बढ़ सकती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।